हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका जोनटेक डिजिटल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। जैसा कि आप सबको पता है, जोनटेक टीम ने आपके लिए एक नया प्रोग्राम लॉन्च किया है BCTQ। आज हम इस प्रोग्राम के अंडर कंट्रोल सिस्टम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, द ट्रांसफर फंक्शन ऑफ इंटीग्रल कंट्रोलर इज ऑफ द टाइप। ओके, आपको क्या करना है, ट्रांसफर फंक्शन बताना है, किसके लिए, इंटीग्रल कंट्रोलर के लिए। तो पहली बात आती है, आपको पता होना चाहिए कि ट्रांसफर फंक्शन क्या होता है, सेकंड कंट्रोलर क्या होता है और उसमें इंटीग्रल कंट्रोलर क्या होता है। तो पहले उसकी बात कर लेते हैं। तो अगर बात करें ट्रांसफर फंक्शन की, ट्रांसफर फंक्शन ये हमारा क्या होता है, आउटपुट बटे इनपुट। जो हमारा आउटपुट है उसको अगर हम इनपुट से डिवाइड कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, उस सिस्टम का ट्रांसफर फंक्शन। ओके, ये हो गया हमारा ट्रांसफर फंक्शन। अब बात करते हैं किसकी, कंट्रोलर की, कि कंट्रोलर क्या होता है, कंट्रोलर। ओके, तो पहले बात कर लेते हैं कि कंट्रोलर कंट्रोल सिस्टम में कहाँ पे यूज़ किया जाता है। ठीक है, उसके लिए हमें पहले ब्लॉक डायग्राम बनाना पड़ेगा, उसमें देखेंगे हम कंट्रोलर को वहाँ पे कहाँ पे उसको सेट करते हैं। ओके, तो इसके लिए मान लिया मैंने, ये कोई क्या है, इनपुट है। ओके, ये हमारा कोई इनपुट है और इसके बाद ये कहा जा रहा है प्लांट में, ये हमारा प्लांट है। ठीक है, इसका कुछ ट्रांसफर फंक्शन होगा, जैसे इसको मैंने मान लिया G1S। ओके, और इससे हमें क्या मिल रहा है, आउटपुट मिल रहा है। और आउटपुट को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, CS से। ओके, और फिर हम क्या करते हैं, ये जो आउटपुट होता है ना, इसको हम चेक करते हैं कि हमें जो आउटपुट चाहिए उससे कंपेयर करते हैं कि वो आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, तो इससे क्या करते हैं, हम फीडबैक देते हैं। ओके, क्या देते हैं, इससे आउटपुट से हम फीडबैक देते हैं। और फीडबैक हम कंट्रोल सिस्टम में क्या देते हैं, नेगेटिव देते हैं, क्योंकि पॉजिटिव क्या होता है, अनस्टेबल होता है। ठीक है, पर आपसे पॉजिटिव क्वेश्चन भी आ सकते हैं और नेगेटिव के क्वेश्चन आ सकते हैं, पर हम क्या यूज़ करते हैं, नेगेटिव फीडबैक यूज़ करते हैं। ठीक है, कंट्रोल सिस्टम में पॉजिटिव फीडबैक हम यूज़ करते हैं ऑक्सीलेटर में, क्योंकि पॉजिटिव फीडबैक क्या होता है, अनस्टेबल नेचर का होता है। ओके, तो बात करें, मैंने इस यहाँ पे दिया नेगेटिव फीडबैक, और ये किससे कंपेयर होगा, सेट पॉइंट से। सेट पॉइंट क्या होता है, हमारा जो डिजायर्ड आउटपुट है, जैसे मान लो पानी की टंकी है, उससे हमें H हाइट तक बढ़ना है। ठीक है, तो उसकी हाइट ऊपर नीचे होगी, तो ये क्या करेगा, इससे कंपेयर करेगा। यहाँ पे हम क्या करेंगे, उसकी हाइट सेट कर देंगे कि हमें इतने मीटर की हाइट चाहिए। ठीक है, तो यहाँ से ये कंपेयर करेगा तो हमें क्या देगा, एरर देगा कि उसकी हाइट क्या है, सही नहीं है। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगी, एरर मिलेगी। इस एरर के बाद हम क्या करते हैं, कंट्रोलर का यूज़ करते हैं। इस एरर के बाद हम कंट्रोलर का यूज़ करते हैं। ओके, और वो क्या करता है, जो हमें डिजायर्ड आउटपुट होता है उसको प्राप्त करने में क्या करता है, सहायता करता है। ओके, तो कंट्रोलर का काम क्या होता है, वो इसमें हम एरर सिग्नल देते हैं और इसका आउटपुट को हम बोलते हैं PS। ओके, फिर ये इनपुट के साथ कंबाइन होके हमें डिजायर्ड आउटपुट, जो हमें आउटपुट चाहिए उसको हेल्प करने में क्या करता है, हेल्प करता है। ठीक है, तो कंट्रोलर कंट्रोल सिस्टम में यहाँ पे होगा। और अगर इसकी बात करें तो ये क्या कर रहा है, इट इज़ ए ऑटोमेटिक डिवाइस। ये क्या होता है, ऑटोमेटिक डिवाइस होता है। कंट्रोलर जो है हमारा, वो क्या होता है, ऑटोमेटिक डिवाइस होता है, जो हमें क्या करता है, सहायता करता है। इट हेल्प्स टू गेट डिजायर्ड आउटपुट। जो हमें आउटपुट चाहिए उसको प्राप्त करने में हमारी सहायता करता है कौन, कंट्रोलर, हेल्प्स टू गेट डिजायर्ड आउटपुट। ओके, ये हमारी सहायता करेगा, जो हमें आउटपुट चाहिए उसको प्राप्त करने में। ठीक है, तो कंट्रोलर क्या करता है, इसके जो पैरामीटर होते हैं कि उनको क्या करता है, उसकी वैल्यू इस वे में सेट करता है ताकि हमें जो आउटपुट चाहिए वो मिल जाए। ओके, अब बात करते हैं कंट्रोलर के टाइप की। तो कंट्रोलर 3 तरह के होते हैं। कंट्रोलर, पहला होता है प्रोपोर्शनल कंट्रोलर, प्रोपोर्शनल कंट्रोलर। दूसरा होता है इंटीग्रल कंट्रोलर, इंटीग्रल कंट्रोलर। ओके, तीसरा हमारा होता है डेरिवेटिव कंट्रोलर, डेरिवेटिव कंट्रोलर। और अभी हमने देखा कि जो कंट्रोलर होता है ना, उसमें इनपुट तो क्या होता है, एरर सिग्नल होती है। ओके, और आउटपुट क्या होता है, हमारा PS होता है। ठीक है,
अगर हम इसके कंट्रोलर के ट्रांसफर फंक्शन की बात करें तो वो हमारा क्या होगा, PS अपॉन ES। ठीक है, तो अगर हम बात करें किसके लिए, प्रोपोर्शनल कंट्रोलर में, तो इसमें इसका ट्रांसफर फंक्शन होता है PS अपॉन ES के P से रिप्रेजेंट करेंगे क्योंकि यहाँ पे क्या है, प्रोपोर्शनल। ठीक है, तो इसके लिए ट्रांसफर फंक्शन क्या होगा, PS अपॉन ES इक्वल टू क्या होगा, KP। ओके, और इंटीग्रल में क्या होता है, इंटीग्रल नेचर का है, तो इसमें क्या हो जाएगा, अगर इंटीग्रल की बात करें उसका लाप्लास लेते हैं तो वो क्या आता है, 1/s आता है, क्योंकि इंटीग्रेशन लाप्लास क्या होता है, 1/s होता है, तो ये 1/s की फॉर्म में होगा। इंटीग्रल कंट्रोलर क्या होगा, 1/s की फॉर्म में होगा, तो क्या आएगा, KI/S। यहाँ पे मैंने I क्यों लिया, क्योंकि ये क्या है, इंटीग्रल कंट्रोलर। ओके, अब बात करते हैं डेरिवेटिव कंट्रोलर की, तो इसमें क्या होता है, ट्रांसफर फंक्शन PS अपॉन ES इक्वल टू, ये क्या है, डेरिवेटिव नेचर का है, और हम जानते हैं अगर हम किसी डेरिवेटिव को क्या करते, उसका लाप्लास लेते हैं तो क्या आता है, S इंटू वो फंक्शन हमारा, तो यहाँ पे क्या आएगा, S से मल्टीप्लाई हो जाएगा कौन, डेरिवेटिव ऑपरेटर। ओके, तो ये हो गए हमारे प्रोपोर्शनल कंट्रोलर, इंटीग्रल कंट्रोलर और डेरिवेटिव कंट्रोलर, उनके लिए ट्रांसफर फंक्शन। अगर बात करूँ मैं एरर की, तो इसमें क्या होती है, जो एरर होती है ना हमारी, वो एरर नहीं, जो इसका आउटपुट होता है ना P, वो क्या होता है, एरर के प्रोपोर्शनल होता है, इसलिए तो इसे प्रोपोर्शनल कंट्रोलर बोलते हैं। इसमें क्या होता है, जो इसका आउटपुट है ना P, वो क्या होता है, एरर के प्रोपोर्शनल होता है। ओके, प्रोपोर्शनल कंट्रोलर में इसका आउटपुट P क्या होता है, एरर के प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, अब बात करें इंटीग्रल की, तो इसमें क्या होता है, dP अपॉन dt क्या होता है, एरर के प्रोपोर्शनल होता है। ओके, और अगर बात करें डेरिवेटिव की, तो इसमें क्या होता है, P प्रोपोर्शनल टू dE/dt। ठीक है, एरर के डिफरेंशिएशन के प्रोपोर्शनल होता है इसका आउटपुट। ओके, तो ये इन तीनों के लिए होता है, और इनमें से हम क्या निकालते हैं, ट्रांसफर फंक्शन निकालते हैं, जो इसके लिए ये आएगा, इसके लिए ये आएगा, और इसके लिए ये आएगा। अब क्वेश्चन देखते हैं हमें किस वाले कंट्रोलर के लिए पूछा है कि उसका ट्रांसफर फंक्शन क्या होगा। ठीक है, तो हमें पूछा है इन्होंने किसके लिए, इंटीग्रल कंट्रोलर के लिए, तो इंटीग्रल कंट्रोलर के लिए क्या आएगा, 1/s। ठीक है, तो 1/s कहाँ पे है, C में, तो C यहाँ पे हो जाएगा, क्योंकि इसके लिए क्या था, KI/S था, और यहाँ पे इन्होंने KI की वैल्यू क्या ले ली, 1/τ ले ली। ओके, वेयर KI इक्वल टू 1/τ। ठीक है, तो ये इसका ट्रांसफर फंक्शन हो जाएगा, ट्रांसफर फंक्शन। ओके, तो आपसे यहाँ पे इंटीग्रल का पूछा, आपसे डेरिवेटिव का भी पूछ सकता है, और तीसरा कौन सा होता है, प्रोपोर्शनल, उसका भी पूछा जा सकता है आपसे। ठीक है, ट्रांसफर फंक्शन। तो हमने तीनों के लिए डिस्कस कर लिया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग ट्रांसफर फंक्शन रिप्रेजेंट्स फेज लीज कंपनसेटर। ओके, ये जो हमें 4 ट्रांसफर फंक्शन दे रखे हैं, इसमें से कौन सा ट्रांसफर फंक्शन है हमारा, फेज लीड कंपनसेटर को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो पहले बात करेंगे कंपनसेटर क्या होता है, फिर ये फेज कितने टाइप का होता है। ठीक है, वो पढ़ लेते हैं। तो अगर बात करें कंपनसेटर की, कंपनसेटर, ठीक है, तो ये हमारी क्या काम करता है, ये क्या करता है, स्टेबिलिटी को इम्प्रूव करता है। कंपनसेटर किस काम आता है, स्टेबिलिटी को इम्प्रूव करने के काम आता है। ठीक है, अब ये मेनली 2 टाइप का होता है, पहला है लीड कंपनसेटर, ओके, और दूसरा है हमारा लेग कंपनसेटर, लेग कंपनसेटर, और तीसरा क्या होता है, इन दोनों को हम एक साथ में यूज करते हैं, उसे बोलते हैं लेग लीड कंपनसेटर। ओके, पर यहाँ हम बात करेंगे लीड की और लेग की। ठीक है, ये आपको पता है, तो आप लेग लीड के बारे में भी लिख सकते हो, बाकी क्वेश्चन इन दोनों से बनते हैं। ओके, तो पहले बात आती है लीड कंपनसेटर की। तो लीड कंपनसेटर क्या करता है, ठीक है, तो लीड कंपनसेटर हमारा क्या करता है, ट्रांजिएंट स्टेबिलिटी को इम्प्रूव करता है, ट्रांजिएंट स्टेबिलिटी को इम्प्रूव करता है ये। ओके, हमारा लीड कंपनसेटर क्या करेगा, ट्रांजिएंट स्टेबिलिटी को इम्प्रूव करेगा, और हमारा लेग कंपनसेटर क्या करता है, ये करता है स्टेडी स्टेट स्टेबिलिटी को इम्प्रूव करता है, स्टेडी स्टेट स्टेबिलिटी इम्प्रूव। ओके, अब बात करते हैं इसके ट्रांसफर फंक्शन की। तो अगर लीड की बात करें तो इसका ट्रांसफर फंक्शन होता है अल्फा इंटू 1 प्लस एस टी अपॉन 1 प्लस अल्फा एस टी। ओके, जहाँ पे अल्फा क्या होता है, लेस देन 1 होता है,
ये आपको खास ध्यान रखना है कि अल्फा की वैल्यू क्या होती है, लेस देन 1 होती है। किसके लिए, लीड के लिए। ओके, तो ये इसका होता है ट्रांसफर फंक्शन, ये आपको याद कर लेना, इससे क्वेश्चन बनते हैं। ओके, और ये जो क्वेश्चन दे रखा है इसको भी हम इसी से सॉल्व करेंगे। अब बात करते हैं लेग कंपनसेटर की। तो इसके लिए ट्रांसफर फंक्शन क्या होता है, 1 + ST अपॉन 1 + बीटा ST। ओके, इसमें क्या जाता है, बीटा आ जाता है, और बीटा की वैल्यू क्या होती है, ग्रेटर देन 1 होती है। ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि अल्फा की वैल्यू क्या होती है, लेस देन 1 होती है, और बीटा की वैल्यू क्या होती है, ग्रेटर देन 1 होती है। ओके, तो हमने पढ़ लिया लीड कंपनसेटर के बारे में। अब क्या करते हैं, हम चलते हैं क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन में पता करना है कि हमें कौन सा ट्रांसफर फंक्शन हमारा है ना जो लीड कंपनसेटर को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट वन से। ठीक है, इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्मूले से कंपेयर करते हैं। तो स्टैंडर्ड फॉर्मूला हमारा क्या था, 1 + ST अपॉन 1 + अल्फा ST, ओके, इंटू अल्फा, यही तो था। ठीक है, तो इसको हम क्या करते हैं, इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं, 1 + ST की फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो कैसे होगा, ऊपर तो कुछ कॉमन नहीं आएगा, नीचे क्या लिया मैंने, 2 कॉमन ले लिया। ठीक है, तो बाहर क्या हो जाएगा, 1/2, ये क्या हो जाएगा, S + 1 अपॉन S/2 + 1। ओके, ये वन फंक्शन ऐसे बन जाएगा। ऊपर तो क्या आएगा, 1 कॉमन आएगा, तो 1 + S बच गया, नीचे क्या मैंने 2 कॉमन ले लिया, तो यहाँ से 2 कॉमन आ गया, इसमें कॉमन नहीं है तो इसका डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो 1/2 क्या हो जाएगा, S + 1 अपॉन S/2 + 1। ओके, तो ये बन गया। अब इसको इससे कंपेयर करते हैं। ठीक है, अगर हम कंपेयर करें तो हम देख सकते हैं कि S के साथ ऊपर क्या है, कोई भी कोफिशिएंट नहीं है, तो इसका मतलब T की वैल्यू क्या आ गई हमारी, 1। ओके, T की वैल्यू हमारी क्या आ गई, 1 आ गई। ओके, अगर नीचे कंपेयर करें तो 1/2, मतलब यहाँ से अल्फा T की वैल्यू क्या आ गई, 1/2। ठीक है, मैंने क्या किया, पहले ऊपर वाले टर्म को ऊपर वाले टर्म से कंपेयर किया। ठीक है, तो यहाँ से हमें T क्या मिला, 1, क्योंकि S का कोफिशिएंट कितना है, 1, L किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है। अगर नीचे की बात करें तो S के साथ यहाँ पे अल्फा T का मल्टीप्लाई है और यहाँ पे 1/2 का है, तो अल्फा T क्या हो गया, 1/2 हो गया। T कितना है, 1 है, तो अल्फा की वैल्यू हमें मिल गई 1/2, जो कि क्या है, लेस देन 1। ठीक है, तो हमारा ए ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा। ओके, पर हम ऑप्शन बी भी चेक कर लेते हैं, बी में क्या होगा। तो बी को मैंने क्या किया, टाइम कांस्टेंट फॉर्म में चेंज किया। तो क्या करेंगे, ऊपर कितना कॉमन आ रहा है, 3 आ रहा है, नीचे कितना आ रहा है, 2 आ रहा है, तो क्या होगा, ऊपर 3 कॉमन आ जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, 1 + 2S, नीचे कितना कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है, तो ये क्या बन जाएगा, 1 + 3S, यही तो बनेगा। ऊपर मैंने क्या कॉमन लिया, 3 कॉमन लिया, तो 3 कॉमन आ गया, तो यहाँ 1 बचा और यहाँ पे 2S बचा। ऐसे नीचे 2 कॉमन आ गया, 1 बचा और यहाँ पे 3S बचा, 6/2 3 होता है। ठीक है, अब अगर हम कंपेयर करें तो यहाँ से हमें T की वैल्यू क्या मिल रही है, 2 मिल रही है। ठीक है, और अल्फा T की वैल्यू कितनी मिल रही है, अल्फा T की वैल्यू मिल रही है 3। तो यहाँ से अगर अल्फा की वैल्यू निकालें तो वो क्या कि 3/2, और वो क्या कि ग्रेटर देन 1। इसका मतलब ये हमारा लीड कंपनसेटर नहीं है, क्योंकि लीड कंपनसेटर के लिए अल्फा की वैल्यू क्या होती है, लेस देन 1 होती है। ओके, तो हमारा ए ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट होगा। ठीक है, ऐसे आप बाकी भी सॉल्व कर सकते हो, किसी में भी अल्फा की वैल्यू ग्रेटर देन 1 नहीं आएगी। ठीक है, फर्स्ट वाले में आ गई, तो फर्स्ट वाला हमारा क्या हो गया, लीड कंपनसेटर। ठीक है, यही हमें बताना था कि कौन सा ट्रांसफर फंक्शन लीड कंपनसेटर को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हमने क्या किया, ये इसका स्टैंडर्ड फार्मूला होता है लीड कंपनसेटर का, इससे हमने ट्रांसफर फंक्शन को हम कंपेयर किया और अल्फा की वैल्यू कैलकुलेट की। अगर अल्फा की वैल्यू जिस ट्रांसफर फंक्शन के लिए क्या होगी, लेस देन 1 आ गई, वो हमारा क्या होगा, डिजायर्ड रिजल्ट होगा फॉर लीड कंपनसेटर। अगर यहाँ दे रखा होता लीड कंपनसेटर, फिर क्या होता, ये वाला ऑप्शन होता, क्योंकि उसमें क्या होता है, बीटा की वैल्यू क्या होती है, ग्रेटर देन 1 होती है। ठीक है, पर यहाँ हम बात कर रहे हैं लीड की, तो लीड में क्या होता है, अल्फा होता है और उसकी वैल्यू क्या होती है, लेस देन 1 होती है। तो ए इज़ द राइट आंसर। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमें क्या करना है, गेन को निकालना है, मतलब CS/RS, मतलब हमें आउटपुट को ट्रांसफर फंक्शन लिखना है हमें CS/RS। ठीक है, CS हमारा क्या होता है, आउटपुट, और RS हमारा क्या, इनपुट। ओके, तो हमें आउटपुट बट इनपुट लिखना है। ठीक है, वो हमारा क्या होता है, ट्रांसफर फंक्शन। ये दिया हमें सिग्नल फ्लो ग्राफ है ना, इसके लिए हमें ट्रांसफर फंक्शन लिखना है। ठीक है, अगर आपको क्लियर नहीं है तो बता देता हूँ, यहाँ पे कितना है 1, यहाँ पे कितना है G1, यहाँ पे है G1। ओके, और यहाँ पे क्या है G2, यहाँ पे G4 है। ओके, और यहाँ पे G3 है, और यहाँ पे माइनस का H1 है। ठीक है, तो पहले समझ लेते हैं कि इससे हम ट्रांसफर फंक्शन लिखते कैसे हैं। ठीक है, तो उसके लिए हम एक फॉर्मूला होता है मेसन का नियम, मेसन
लो पढ़ते हैं हम, ठीक है। मेसन लॉ से हम क्या करते हैं, ट्रांसफर फंक्शन निकालते हैं। वो हमारा क्या होता है, ट्रांसफर फंक्शन इक्वल टू क्या होता है, समेशन ऑफ के इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटिव, ओके। और ये क्या होता है, डेल के पी के अपॉन डेल, ओके। ये होता है फॉर्मूला ट्रांसफर फंक्शन निकालने के लिए किसी सिग्नल फ्लो ग्राफ के लिए, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पे डेल क्या है। तो डेल होता है, डेल हमारा होता है 1 माइनस सम ऑफ इंडिविजुअल लूप। इसका मतलब 1 माइनस सम, हम क्या करेंगे, सब जो इंडिविजुअल लूप है ना, इंडिविजुअल लूप का मतलब जो सिंगल लूप एग्जिस्ट कर रही है। जैसे अगर इस डायग्राम में देखें तो ये वाली लूप क्या है, सिंगल है, ठीक है। ऐसे ही क्या होगा, ये लूप क्या होगी, सिंगल होगी, और ये वाली लूप भी क्या है, सिंगल है, ठीक है। जो सिंगल लूप एग्जिस्ट कर रही है, अकेले लूप एग्जिस्ट कर रही है, तो उनके क्या करेंगे, गेन निकालेंगे और उसको क्या करेंगे, आपस में ऐड कर देंगे और उसको यहाँ पे लिख देंगे। तो ठीक है, 1 माइनस जो सारी सिंगल लूप है उनकी गेन को क्या करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे। प्लस क्या होता है क्या होता है यहाँ पे, सम ऑफ 2 नॉन टचिंग लूप, ओके। यहाँ पे क्या करते हैं हम, जो 2 लूप है ना हमारी, ठीक है, जैसे मान लो एक लूप अगर ये होती और एक ये होती, ये आपस में क्या है, इनमें कोई भी नोड क्या है, कॉमन नहीं है, ठीक है। तो इन्हें हम क्या कर सकते थे, नॉन टचिंग, तो एक दूसरे को क्या कर रही है, टच नहीं कर रही है, उन लूप के गेन को हम वहाँ पे लिख देते। पर इस डायग्राम में हम देखें तो एक ये है और एक ये बन रही है और एक ये बन रही है, और इनमें क्या है, कोई भी लूप ऐसे नहीं है जो एक दूसरे को टच ना कर रही हो, ठीक है। सभी आपस में क्या कर रही है, दूसरे को टच कर रही है, क्योंकि देखो एक तो ये पॉइंट है, एक ये पॉइंट है और एक ये पॉइंट है, ठीक है। इनसे ही तो पास हो रही है, ये वाली लूप तो इससे पास हो रही है, ठीक है। अगर इसकी बात करूँ तो ये इससे पास हो रही है, मतलब ये नोड क्या हो गया, दोनों में क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है, ठीक है। ऐसे अगर इसकी बात करें तो इसमें तीनों नोड कॉमन आ रहे हैं। तो ऐसा कोई लूप नहीं है जो आपस में क्या हो, नॉन टचिंग हो, मतलब एक दूसरे को क्या करे, टच कर रही है। इसका मतलब वो फॉर्मूला वहाँ तक ही वैलिड होगा, इस वाले पार्ट तक ही, ठीक है। अब बात करते हैं ऊपर वाले टर्म की, ठीक है। डेल के पी के का मतलब क्या है, पी होता है हमारा पाथ, ठीक है। ऐसा पाथ जो क्या हो, इनपुट से स्टार्ट हो और आउटपुट तक जाए, ठीक है। और उसमें कोई भी हमारा जो नोड है ना, ये वो क्या होना चाहिए, रिपीट नहीं होना चाहिए, मतलब बार बार नहीं आना चाहिए, एक बार ही एक नोड आना चाहिए, ठीक है। दोबारा वो नोड रिपीट नहीं होना चाहिए। तो जैसे बात करें, जैसे एक तो ये पाथ हो गया, ठीक है, इसमें कोई भी नोड रिपीट नहीं हो रहा, ऐसे हमारा एक ये पाथ हो जाएगा, ठीक है। इसमें 2 पाथ बनेंगे। फिर बात आती है डेल के। तो यहाँ पे डेल के क्या है, डेल के होता है 1 माइनस, वैसे निकलेगा डेल की तरह, पर इसमें क्या होगा, ये जो हमारा पाथ है ना, इससे कौन सी लूप टच नहीं कर रही, ठीक है, उसके लिए डेल के की वैल्यू होती है। पर अगर आप देखो कि हमारा पाथ है, इससे क्या हो रही है, तीनों लूप टच हो रही है, ऐसे इस वाले पाथ के लिए भी तीनों लूप टच हो रही है, तो हमारी डेल के की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे 1 हो जाएगी, ठीक है। अगर कोई लूप इसके अलावा होती, ठीक है, जैसे मान लो कि यहाँ पे कोई लूप होती, ठीक है, और हमारा फंक्शन क्या होता है, इस तरह से होता, तो लूप इसके टच नहीं होती, तो डेल के की वैल्यू क्या होती है, 1 माइनस इस लूप की गेन, ठीक है। पर यहाँ पे सारी लूप क्या हो रही है, हमारे जो पाथ है फॉरवर्ड, उससे क्या हो रही है, टच हो रही है, ठीक है। तो डेल के की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1। तो इसके लिए सोल्व कर लेते हैं। तो हमारा ट्रांसफर फंक्शन क्या होगा इसके लिए, पहला पाथ कौन सा हो जाएगा, ये, ओके। तो यहाँ पे क्या G1, यहाँ पे G2, तो पहला हो जाएगा G1 और G2 और मल्टीप्लाई डेल के कितना होगा, 1 होगा, क्योंकि इससे सारी लूप क्या हो रही है, टच हो रही है, तो डेल के हमारा 1 हो गया। प्लस दूसरे पाथ की बात करें तो दूसरा पाथ क्या हो जाएगा, दूसरा हमारा ये हो जाएगा, यहाँ से चला और ऐसे करते हुए, ठीक है। इसमें भी कोई नोड रिपीट नहीं हो रहा, तो इसके लिए क्या गेन हो जाएगी, G2 और G3, ओके, G2 और G3। इसमें भी डेल 2 की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। अब बात करते हैं डेल के लिए। तो डेल में क्या होता है, 1 माइनस, अब सारी जो लूप है ना उनकी हम क्या निकालेंगे, गेन निकालेंगे। तो पहले बात करते हैं इस लूप की, ओके। तो इसमें गेन कितने, -H1 G1 G2, तो इन तीनों को मल्टीप्लाई कर दो, G1 G2 और -H1, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस का G1 G2 और H1, ठीक है। एक लूप की में गेन मिल गई, एक लूप कौन सी बन रही है, ये वाली, ओके। अब अगर दूसरी लूप की बात करें तो दूसरी कौन सी बनेगी, ये वाली,
ओके, लूप में क्या होता है, जिस पॉइंट से स्टार्ट होती है उसी पॉइंट पे आती है घूम के, ठीक है, और कोई भी नोड रिपीट नहीं होता, ठीक है। तो ये वाली हो जाएगी। इसमें क्या G2 ये G2 है, ये G3 है और माइनस H1, तो इसका क्या हो जाएगा माइनस G2 G3 और H1, ठीक है। तीसरी लूप कौन सी है हमारी, तीसरी ये है, ओके, ये वाली। तो इसमें देखो इस पॉइंट से स्टार्ट होती है, इसमें ही आ रही है, पर यहाँ पे क्या है प्लस का G4 है, तो ये क्या आएगा प्लस का G4, ओके। इसके अलावा कोई भी कम्बिनेशन नहीं है, ठीक है। तो इसको सोल्व कर लो आगे। तो इसको अगर सोल्व करेंगे तो ये क्या निकल के आएगा G1 G2 प्लस G2 G3 अपॉन 1, ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो ये 1 प्लस G1 G2 H1, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा प्लस G2 G3 H1, और यहाँ पे क्या है प्लस, यहाँ पे क्या है माइनस, तो प्लस माइनस 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 का G4। तो ये दिए हुए सिग्नल फ्लो ग्राफ के लिए हमारा क्या आ जाएगा ट्रांसफर फंक्शन निकल के आ जाएगा। अब कंपेयर कर लो किस वाले से मैच कर रहा है, तो अगर आप कंपेयर करोगे तो ये बी ऑप्शन के साथ मैच कर रहा है, ओके। तो हमारा इसके लिए ट्रांसफर फंक्शन क्या हो जाएगा बी ऑप्शन, ओके। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि हमें क्या करना है, हमें फोर्स वोल्टेज एनालॉजी यूज करनी है, ठीक है। एनालॉजी मतलब समरूपता, ठीक है। जैसे मैकेनिकल सिस्टम में हम क्या करते हैं, या तो टॉर्क की डेफिनेशन, टॉर्क की इक्वेशन लिखते हैं या लिखते हैं फोर्स की इक्वेशन, ठीक है। और अगर बात करें हम इलेक्ट्रिकल सिस्टम में तो या तो वोल्टेज की इक्वेशन लिखते हैं या करंट की इक्वेशन लिखते हैं, ठीक है। उन दोनों इक्वेशन को लिख के आपस में कंपेयर करते हैं कि कौन से टर्म क्या होते हैं सेम प्रॉपर्टी को शो कर रहे हैं, ठीक है। तो इसको हम देखते हैं। तो इसने पूछा है कि मास किसके एनालोगस होगा, तो पहले हमें पता होना चाहिए कि इक्वेशन क्या है, इसके बाद हम कंपेयर करेंगे मास को इंडक्टेंस को। इलेक्ट्रिकल में क्या होता है, एक तो होता है हमारा क्या रेजिस्टेंस, एक होता है इंडक्टर और एक होता है कैपेसिटेंस, ठीक है। ऐसे ही अगर बात करें हम मैकेनिकल सिस्टम में तो उसमें भी 3 कंपोनेंट होते हैं। पहला होता है मास, ठीक है, सेकंड होता है हमारा डैम्पिंग फैक्टर बी, और थर्ड होता है हमारा स्प्रिंग कांस्टेंट, ठीक है। उनको समझ लेते हैं अब। तो अगर पहले बात करूँ मैं मैकेनिकल सिस्टम की, मैकेनिकल सिस्टम, ओके। तो इसमें अगर बात करें हम किसी मास m की, तो मैंने मान लिया ये कोई क्या है हमारा मास है, ठीक है। इस पर एक फोर्स लग रहा है F, और इस पर 2 और फोर्स लगेंगे, एक तो डैम्पिंग और एक स्प्रिंग। फोर्स क्या है, इसको इधर खींच, इधर इसको क्या कर रहा है मूव करना चाहता है, ठीक है। तो फोर्स तो इधर लग रहा है और इस पे 3 फोर्स लगेंगे, एक तो मास के कारण लगेगा, एक बी के कारण लगेगा और एक स्प्रिंग कांस्टेंट के कारण लगेगा। वो क्या होंगे इधर होंगे। तो ये वाला फोर्स इन तीनों फोर्स की क्या होगा इक्वल होगा, ठीक है। तो इसके लिए हमारी डेफिनेशन क्या होती है m इक्वल टू m डी स्क्वेयर एक्स अपॉन डी टी स्क्वेयर, ठीक है, प्लस b डी एक्स अपॉन डी टी प्लस का की एक्स, ओके। ये होती है हमारी बल की इक्वेशन किसमें मैकेनिकल सिस्टम में, ओके। एक इक्वेशन हमने लिख ली। अब बात करते हैं इलेक्ट्रिकल सिस्टम की। इलेक्ट्रिकल सिस्टम, तो हमने क्या किया, हमने एक वोल्टेज सोर्स अप्लाई किया, ठीक है, V वोल्ट का, किसके क्रॉस R L और C के क्रॉस, ओके। ये R हो गया, ये L हो गया और ये C हो गया, ठीक है। तो हमें पता है V इक्वल टू क्या होगा, अगर हम इसमें क्या लगाएं मेश एनालिसिस लगाएं तो क्या होगा V इक्वल टू, और मैंने मान लिया इसमें करंट कितना फ्लो हो रहा है I फ्लो हो रहा है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा IR, ओके, प्लस L डी आई अपॉन डी टी, क्योंकि हमें पता है कि इंडक्टर की क्रॉस वोल्टेज कितनी होती है L इंटू डी आई अपॉन डी टी, ठीक है। अब बात करते हैं कैपेसिटर की। तो कैपेसिटर के बारे में आपको पता है कि ये मान लो हमारा क्या है कोई कैपेसिटर है, इस पर हमने V वोल्टेज अप्लाई की, I करंट फ्लो हो रहा है, तो I की वैल्यू क्या होती है C डी वी अपॉन डी टी। ये आपको सबको पता है फॉर्मूला, ठीक है। अगर हम यहाँ पे V की वैल्यू निकालनी है तो V निकालेंगे तो क्या हो जाएगा V इक्वल टू 1 अपॉन C, और I का इंटीग्रेशन हो जाएगा dt के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो इस वाले फॉर्मूले से हम V की वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। तो उसको यहाँ पुट करना है, ये इसके क्रॉस वोल्टेज होगी, इसके क्रॉस होगी, अब इसके क्रॉस लिखनी है तो वो क्या होगी ये वाली होगी, मतलब
1/c इंटीग्रेशन ऑफ आई डी टी। ओके, पर हमें क्या करना है, कंपेयर करना है, तो हमें डी स्क्वायर की टर्म में लिखना पड़ेगा, डबल डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। तो हम क्या जानते हैं, हम जानते हैं कि आई क्या होता है, डी क्यू अपॉन डी टी। ओके, आई क्या होता है, डी क्यू अपॉन डी टी। अब इसको यहाँ पे पुट कर देते हैं, तो यहाँ से क्या बनेगा, v इक्वल टू, पहले इस टर्म को लिख रहा हूँ मैं, ठीक है, तो L आ गया, और डी आई अपॉन डी टी, आई की वैल्यू क्या, डी क्यू अपॉन डी टी, तो ये हो जाएगा डबल डिफरेंशिएशन हो जाएगा इसका, तो ये क्या हो जाएगा, डी स्क्वायर क्यू अपॉन डी टी स्क्वायर, ठीक है। और ये यहाँ रखोगे तो क्या होगा, प्लस आर डी क्यू अपॉन डी टी, प्लस अगर हम यहाँ पे तो क्या इंटीग्रेशन और यहाँ पे क्या डिफरेंशिएशन, तो ये आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो हमें क्या मिलेगा, प्लस क्यू अपॉन सी, ठीक है। तो ये हो गई हमारी वोल्टेज की इक्वेशन। तो अगर अब क्या करें, हम फोर्स की जो इक्वेशन है और इसकी वोल्टेज की इक्वेशन, इनको क्या करते हैं, आपस में एक दूसरे के क्या समरूप है, तो इनको क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं। अगर हम कंपेयर करें, ठीक है, मैं उस इक्वेशन को यहाँ लिख लेता हूँ। तो हमारी इक्वेशन क्या आई थी, v इक्वल टू एल डी स्क्वायर क्यू अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस आर डी क्यू बाय डी टी प्लस क्यू अपॉन सी, ठीक है। ये तो इक्वेशन आई थी। अब कर लो एक दूसरे को कंपेयर, ठीक है। तो हम कंपेयर करेंगे तो फोर्स क्या होता है, वोल्टेज के समरूप होता है। ओके, मैकेनिकल सिस्टम का जो फोर्स है वो क्या होता है, वोल्टेज के समरूप होता है, और जो हमारा मास है वो क्या होता है, इंडक्टेंस के समरूप होता है। ओके, ऐसे बी हमारा किसके एनालोगस होगा, आर के, बी क्या होगा, आर के एनालोगस, और के क्या होगा हमारे 1/c के, 1/c के एनालोगस होता है, ठीक है। तो आपसे आर भी पूछ सकता है, आपसे कैपेसिटर भी पूछ सकता है, और आपसे के पूछ सकता है, एम भी पूछ सकता है, और एल भी पूछ सकता है कि इसके समरूप कौन सा एलिमेंट होगा, ठीक है। आपको यहाँ पे क्या पूछा है, आप देखो, आपको पूछा है कि मास किसके समरूप होगा, तो मास किसके था, इंडक्टेंस के। ओके, आपको यहाँ पे डैम्पिंग फैक्टर पूछा जा सकता है, कुछ ही पूछा जा सकता है, ठीक है। तो हमने तीनों देख लिए। तो ये हो गया हमारे क्वेश्चन। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि सिग्नल फ्लो ग्राफ है ना, वो किस लिए काम में लिया जाता है, ठीक है। हम सिग्नल फ्लो ग्राफ से क्या करते हैं, तो अभी हमने देखा था पहले क्वेश्चन में कि सिग्नल फ्लो ग्राफ की सहायता से हम क्या करते हैं, किसी सिस्टम का ट्रांसफर फंक्शन कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, ट्रांसफर फंक्शन ऑफ सिस्टम। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट हमारा है, टाइप 2 सिस्टम हैज ए स्टेडी स्टेट एरर फॉर ए यूनिट पैराबोलिक इनपुट। ओके, आपको क्या दे रखा है, टाइप 2 सिस्टम दे रखा है। ओके, और आपको निकालनी है स्टेडी स्टेट एरर, ठीक है। एरर की वैल्यू आपको निकालनी है, और किसके लिए, आपको पैराबोलिक इनपुट दे रखा है, ठीक है। तो आपको तीन चीज़ें पता होनी चाहिए, टाइप क्या होता है, एरर कैसे निकलती है, और पैराबोलिक इनपुट क्या होता है, ठीक है। तो इनको हम डिस्कस कर लेते हैं पहले। अगर बात करें टाइप की, कि टाइप क्या होता है, ठीक है, कैसे पता लगेगा टाइप 0 सिस्टम है, टाइप 1 सिस्टम है, या टाइप 2 सिस्टम है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम इसका ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन लिखते हैं, ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन, ठीक है। जैसे मैंने मान लिया ये कोई ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन है, s + t1 और s + t2। तो टाइप क्या होता है कि जितने पोल, आपको ये तो पता ही है कि ऊपर वाला जो पार्ट होता है इससे तो हम क्या निकालते हैं, 0 निकालते हैं, और नीचे वाले पार्ट से हम क्या निकालते हैं, पोल निकालते हैं, ठीक है। तो नंबर ऑफ पोल जो ओरिजिन पे एग्जिस्ट करेंगे, ओरिजिन पे क्या करेंगे, एग्जिस्ट करेंगे, इन्हें हम क्या कहते हैं, टाइप नंबर कहते हैं, ठीक है। जितने पोल हमारे क्या होंगे, ओरिजिन पे होंगे, ठीक है, मूल बिंदु पे होंगे, 0 0 पे होंगे, उसे हम क्या कहेंगे, उस सिस्टम का टाइप नंबर कहेंगे। अगर आप यहाँ पे देखो तो s क्या आ रहा है, -t1 और s -t2 आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे कोई भी हमारा पोल क्या है, ओरिजिन पे नहीं है, इसका मतलब इसका क्या होगा, टाइप 0 होगा, टाइप 0 सिस्टम है ये, ठीक है। अगर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, s⁻0 मतलब 1, ठीक है। तो ये हमारा क्या होगा, टाइप 0 सिस्टम हो गया। अगर मैं ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन लिखूँ किसी का, इक्वल टू 1/s इंटू s + t1, तो यहाँ पे आप देखोगे कि ये जो है ना वो क्या करेगा, ओरिजिन पे होगा, ठीक है। s की वैल्यू क्या आ रही है, 0, तो s⁻1, तो मतलब इसका क्या होगा, टाइप 1। ओके, अगर यहीं पे s⁻2 होती तो क्या हो जाता, टाइप 2, s⁻3 होती क्या हो जाता, टाइप 3, ठीक है। जितने s की पावर होगी, ठीक है, वही क्या होगा, हमारा टाइप नंबर होगा, उतने हमारे क्या होंगे, पोल क्या होंगे, ओरिजिन पे होंगे, इसे बोलते हैं हम टाइप नंबर, ठीक है। एक होता है ऑर्डर,
ऑर्डर क्या होता है, एस की मैक्सिमम कितनी पावर बन रही है, तो यहाँ पे देखो तो एस इंटू एस की पावर 2 बन रही है, तो इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा 2। अगर इसकी बात करें तो यहाँ पे भी क्या होगा, एस की पावर 0 है, ये तो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे एस और एस की पावर 2 बन रही है मैक्सिमम, तो ये इसका ऑर्डर भी क्या होगा 2 होगा। ठीक है, जितनी हाईएस्ट एस की पावर बनती है उसे क्या कहते हैं, ऑर्डर कहते हैं। और जितने एस क्या होते हैं, ओरिजिन पे होते हैं पोल, उसे हम क्या कहते हैं, टाइप कहते हैं। ठीक है, तो हमने देख लिया टाइप क्या होता है। अब देखते हैं हम इनपुट। यहाँ पे दे रखा है पैराबोलिक इनपुट। तो इनपुट 3 तरह के होते हैं, एक तो स्टेप इनपुट होता है। ठीक है, स्टेप सिग्नल को हम यूज़ करते हैं। दूसरे हम रैंप सिग्नल को यूज़ करते हैं, रैंप सिग्नल। और तीसरा हमारा क्या होता है, पैराबोलिक सिग्नल। नॉर्मली हम 3 सिग्नल को यूज़ करते हैं, किसको, स्टेप को, रैंप को और पैराबोलिक को। इम्पल्स सिग्नल को हम यूज़ नहीं करते क्योंकि वो क्या होता है, ओरिजिन पे इन्फिनेटिव नेचर का होता है। ठीक है, और वो क्या होता है, नाइदर एनर्जी नॉट पावर सिग्नल होता है। ओके, अब बात करें स्टेप सिग्नल की, तो ये क्या होता है, इस नेचर का होता है। इसका क्या होता है, मैग्नीट्यूड कांस्टेंट रहता है। रैंप की बात करें तो रैंप में क्या होता है, ऐसे लीनियरली क्या होता है, इनपुट आउटपुट आपस में लीनियरली रिलेटेड होते हैं। ठीक है, अगर बात करें पैराबोलिक की तो इसमें क्या होता है, नॉन लीनियर, इस तरह से बनता है ये। ओके, अगर इक्वेशन फॉर्म में लिखें तो एक्स ऑफ टी, ये इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, यू टी से। ठीक है, इसका मैग्नीट्यूड यहाँ मैंने 1 मान लिया, तो ये क्या होगा, इसका मैग्नीट्यूड कांस्टेंट रहेगा 1। ओके, ये मान लो एक्स टी है और ये क्या है, टी। तो एक्स टी इक्वल टू क्या हो गया, यू टी 1, इसको यू टी बोलते हैं हम। यू टी का मतलब क्या होता है कि टी ग्रेटर देन 0 के लिए उसकी वैल्यू एग्जिस्ट करेगी। अगर यहाँ पे यू माइनस टी होता तो क्या होता है, यू टी लेस देन 0 के लिए इसकी वैल्यू एग्जिस्ट करेगी। ठीक है, तो हमने सिग्नल क्या बनाया, 0 से इन्फिनिटी तक बनाया, तो यू टी ले लिया हमने। ठीक है, अगर इसको ऐसे बनाते हैं हम इस तरह से, तो ये क्या हो जाता है, यू ऑफ माइनस टी। ठीक है, इसकी वैल्यू होती है टी लेस देन 0 के लिए एग्जिस्ट करती है। ठीक है, नॉर्मली हम ये सिग्नल यूज़ करते हैं। सेकंड हमें दे रखा है रैंप सिग्नल। ठीक है, तो ये कैसे बनता है कि एक्स टी मान लिया हमने और ये क्या मान लिया, टी मान लिया, तो ये कैसे बनेगा, एक्स टी इक्वल टू टी यू टी। ठीक है, इस तरह से इसको रिप्रेजेंट करेंगे। अगर बात करें पैराबोलिक सिग्नल की तो ये क्या होता है, एक्स टी, ये टी, तो इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, एक्स टी इक्वल टू टी स्क्वायर बाई 2 यू टी। ठीक है, इस सिग्नल को हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। और नॉर्मली ये 3 तरह के सिग्नल हम यूज़ करते हैं कंट्रोल सिस्टम में। ठीक है, अब बात करते हैं हम स्टेडी स्टेट एरर की। ठीक है, तो इससे पहले हमें एरर कांस्टेंट पढ़ने पड़ेंगे। जैसे ये लिखा हुआ ना, के पी, के वी, के ए, ये क्या है, इनको पढ़ लेते हैं पहले, ये तीनों क्या होते हैं। तो 3 तरह के एरर कांस्टेंट होता है। एक तो होता है के पी, जिसे बोलते हैं पोजिशनल एरर कांस्टेंट। ओके, एक होता है के वी और एक होता है के ए। ठीक है, अगर बात करें पोजिशनल एरर कांस्टेंट की, इसकी वैल्यू क्या होती है, लिमिट एस टेंस टू 0 जी एस एच एस। ओके, अगर बात करें के वी की तो इसकी वैल्यू होती है लिमिट एस टेंस टू 0 और एस जी एस एच एस। ओके, अगर बात करें के ए की तो इसकी वैल्यू क्या होती है, लिमिट एस टेंस टू 0 एस स्क्वायर जी एस एच एस। ठीक है, अब बात करते हैं एरर की। ठीक है, एरर, तो एरर का फॉर्मूला तो क्या होता है, एरर इक्वल टू क्या होता है, लिमिट एस टेंस टू 0 एस आर एस अपॉन 1 प्लस जी एस एच एस। ठीक है, जहाँ पे आर एस हमारा क्या इनपुट है। ठीक है, ये ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन हो गया। ठीक है, इस तरह से निकालते हैं। पर अगर हमें के पी, के वी और के की टर्म में बताना है तो क्या होता है, हमारी एरर होती है क्या, 1/1 प्लस के पी। ये किसके लिए होती है, टाइप 0 के लिए, टाइप 0 हो और हमारा इनपुट क्या हो, स्टेप इनपुट। अगर हमें स्टेप इनपुट दे रखा है और हमारा टाइप 0 सिस्टम है तो उसकी एरर कितनी होती है, 1/1 प्लस के पी। ठीक है, अगर हम बात करें किसके लिए, टाइप 1 के लिए, टाइप 1 और हमारा क्या हो, रैंप इनपुट हो, रैंप इनपुट। ठीक है, तो उसके लिए एरर होती है 1/के वी। ठीक है, और थर्ड क्या हो गया हमारा, अगर हमें दे रखा है कि टाइप 2 सिस्टम है और हमारा इनपुट क्या है, पैराबोलिक। ओके, तो उसके लिए एरर कितनी होगी, 1/के। ठीक है,
तो ये 3 फॉर्मूले होते हैं कि टाइप 0 स्टेप इनपुट के लिए एरर क्या होती है 1/1 + KP, ठीक है। और टाइप 1 और रैंप इनपुट के लिए क्या होती है एरर 1/KV, और टाइप 2 और पैराबोलिक के लिए क्या होती है 1/KA, ठीक है। तो अब देखो हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा है, हमसे पूछा है कि हमें टाइप 2 दे रखा है, ठीक है, और पैराबोलिक क्या दे रखा है इनपुट दे रखा है, इसके लिए हमें एरर बतानी है। तो अभी हमने देखा था क्या होती है 1/KA, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा डी इज द राइट आंसर 1/KA। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है कि आपको ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन दे रखा है, ठीक है, और आपको टाइप बताना है। तो टाइप हमने अभी पढ़ा था, टाइप क्या होता है कि उसके कितने पोल ओरिजिन पे मूल बिंदु पे क्या कर रहे हैं एग्जिस्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर यहाँ पे देखें तो ये ओरिजिन पे नहीं है, ये भी नहीं है, पर ये s⁻1 क्या है ओरिजिन पे है, तो इसका टाइप क्या हो जाएगा 1। ओके, जितने s की पावर होगी वही क्या होता है उसका टाइप नंबर होता है, क्योंकि उतने ही क्या होगी पोल, ऊपर वाले क्या होते हैं 0 और नीचे वाले क्या होते हैं पोल। ये तो होता है, नीचे वालों से हम क्या निकालते हैं पोल निकालते हैं, ऊपर वाले से क्या निकालते हैं 0 निकालते हैं किसी ट्रांसफर फंक्शन से। तो s की पावर यहाँ क्या है 1 है, तो इसका टाइप नंबर भी क्या हो गया 1 हो गया। ओके, चलते हैं। और अगर बात करें ऑर्डर की तो इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा s s s 3 है, तो s की पावर मैक्सिमम कितनी बनेगी 3 बनेगी, तो इसका ऑर्डर कितना होगा 3, ठीक है। तो आपसे ऑर्डर भी पूछा जा सकता है और टाइप नंबर भी पूछा जा सकता है। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट है हमारा कि हम ट्रांसफर फंक्शन को कैसे डिफाइन करेंगे, ठीक है। तो अगर इसकी डेफिनेशन की बात करें तो हमारे पास क्या होता है इम्पल्स रिस्पॉन्स होता है, ठीक है। इम्पल्स रिस्पॉन्स हमारे पास किस सिस्टम का आउटपुट है, ठीक है, इम्पल्स इनपुट के लिए। तो अगर उसका हम क्या ले लें लाप्लास ले लें, लाप्लास ट्रांसफॉर्म लेते हैं ना, हमारे ये कोई इम्पल्स रिस्पॉन्स है उसका अगर लाप्लास ले लें तो वो हमें क्या देगा उस सिस्टम का ट्रांसफर फंक्शन। ओके, ये आपको याद रखना है। और अगर हमें क्या दे रखा है स्टेप रिस्पॉन्स दे रखा है, स्टेप रिस्पॉन्स दे रखा है हमें, ठीक है, और हमसे पूछ लिया ट्रांसफर फंक्शन निकालो, तो आपको इसका लाप्लास नहीं लेना, ठीक है। आपको क्या करना है इससे इसका डिफरेंशिएशन करना है। जो हमें स्टेप रिस्पॉन्स दे रखा है इससे आपको क्या मिलेगा इम्पल्स रिस्पॉन्स मिलेगा, इम्पल्स रिस्पॉन्स। ओके, और इस इम्पल्स रिस्पॉन्स का क्या करोगे आप लाप्लास लोगे, फिर आपको क्या मिलेगा ट्रांसफर फंक्शन, ठीक है। तो आपसे डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि ट्रांसफर फंक्शन क्या होता है, तो आप ये बताओगे। और क्वेश्चन कैसे बनता है आपको स्टेप रिस्पॉन्स दे देगा वो, ठीक है, और आपसे ट्रांसफर फंक्शन पूछेगा तो आप लोग क्या करते हो आप डायरेक्ट इसका लाप्लास ले लेते हो स्टेप रिस्पॉन्स का, पर आपको स्टेप रिस्पॉन्स का लाप्लास नहीं लेना, इसका क्या करना है डिफरेंशिएशन करना है और आपको क्या मिलेगा इम्पल्स रिस्पॉन्स, फिर उसका लाप्लास लेना है जिससे आपको क्या मिलेगा ट्रांसफर फंक्शन। ओके, तो यहाँ से पूछा है कि आपको ट्रांसफर फंक्शन बताना है क्या होता है, तो वो होता है लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इम्पल्स रिस्पॉन्स, बी इज द राइट आंसर। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट हमारा क्या है ए सिस्टम हैज ट्रांसफर फंक्शन 1 - s/1 + s, ठीक है। तो आपको बताना है कि ये लो पास फिल्टर है, ये हाई पास फिल्टर है या ऑल पास सिस्टम है, ठीक है। तो हम तीनों पढ़ लेते हैं, ठीक है। जैसे मान लो आपको एक तो ये दे रखा है s/1 + s, ठीक है, एक आपको दे रखा है 1/1 + s, और एक दे रखा है 1 - s/1 + s, ठीक है। आपको चेक करना है ये किस तरह का सिस्टम है, ठीक है। तो लो पास सिस्टम क्या होता है जो लो सिग्नल होते हैं ना एस की जो लो वैल्यू पे उस सिस्टम को पास होने देता है उन्हें तो क्या कहते हैं लो पास सिस्टम कहते हैं, और जो क्या करता है एस की हाई वैल्यू पे सिस्टम से पास होने देता है उसे क्या कहते हैं हाई पास कहते हैं, और जो एस की सारी वैल्यूज़ के लिए हमें क्या देता है आउटपुट देता है, मतलब उस सब सिग्नल को पास होने देता है उसे क्या कहते हैं ऑल पास सिस्टम कहते हैं, ठीक है। तो पहले इसको देखते हैं। तो हम क्या करते हैं दो कंडीशन लेते हैं हम, एस की वैल्यू एक तो क्या करते हैं 0 पुट करते हैं और ये क्या करते हैं इन्फिनिटी पुट करते हैं। अगर हम यहाँ पे एस की वैल्यू 0 पुट करें तो हमें आउटपुट क्या मिल रहा है 1, और 1 का मतलब क्या हुआ इससे इस हमारे ट्रांसफर फंक्शन के लिए हमें क्या मिलेगा आउटपुट मिलेगा, मतलब लो पे हमें आउटपुट मिल रहा है, ठीक है। अब बात करते हैं = इन्फिनिटी मैंने पुट किया तो ये क्या हो जाएगा 1/1 + इन्फिनिटी, और इन्फिनिटी के साथ कुछ ऐड करेंगे तो वो भी इन्फिनिटी हो जाएगा, तो लास्ट में ये क्या बनेगा 1/इन्फिनिटी, और 1/इन्फिनिटी क्या होता है 0। इसका मतलब ये हुआ कि ये लो सिग्नल है ना उनको तो पास होने दे रहा है, पर जो हाई सिग्नल है उनको पास होने नहीं दे रहा है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा लो पास सिस्टम, लो पास सिस्टम। ओके, क्योंकि हमारे लो सिग्नल को पास होने दे रहा है
तो ये एग्जांपल हो गया लो पास सिस्टम का ट्रांसफर फंक्शन हो गया ये, ठीक है। तो आपसे लो पास भी पूछा जा सकता है, तो लो पास पढ़ लिया हमने। अब बात करते हैं इस वाले की, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे, पहले जीरो वैल्यू पुट करेंगे। अगर जीरो पुट करेंगे तो 0/1 + 0, नीचे 1 + 0 बन रहा है, तो 1 + 0 क्या होता है, 1 होता है। ये क्या बन गया, 0/1 मतलब 0। तो हमारी वैल्यू क्या आ गई, 0 ट्रांसफर फंक्शन के लिए। अब हम पुट करेंगे s = इन्फिनेटिव, ठीक है। तो s = जब इन्फिनेटिव पुट करते हैं ना, तो हमें क्या करते हैं, s की टर्म को एलिमिनेट करना होता है। तो मैं क्या करता हूँ, नीचे s कॉमन लेता हूँ, ठीक है। नीचे मैंने s कॉमन लिया, तो ये क्या बन जाएगा, 1/s + 1, और s से s ऊपर वाला कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या बन गया, 1/1 + s + 1। अब हम s की वैल्यू यहाँ पे इन्फिनेटिव पुट करेंगे, तो ये वाली टर्म क्या हो जाएगी, ये वाली टर्म हो जाएगी 1/∞, मतलब 1/∞ का मतलब 0। तो ये क्या हो गई, 0, और 0 में एक ऐड करेंगे तो 1, और ऊपर पहले से क्या है, 1, तो ये क्या गया, 1। इसका मतलब ये 0 सिग्नल को, तो जो लो सिग्नल उनको पास नहीं होने दे रहा, पर हाई सिग्नल को क्या हो रहा है, पास होने दे रहा है। तो इस सिग्नल, इसको हम क्या कहेंगे, हाई पास सिस्टम, हाई पास सिस्टम, ओके। तो ये हमारा क्या था, लो पास सिस्टम था, ये हमारा हाई पास सिस्टम हो गया। अब बात करते हैं उसकी, ठीक है। इसमें भी हम क्या करेंगे, पहले s की वैल्यू 0 पुट करेंगे। अगर आप s की वैल्यू 0 पुट करोगे तो ये 0 और ये 0, यहाँ पे 1 और 1, तो 1/1 क्या हो गया, 1। तो इससे हमें क्या मिल गया, आउटपुट 1। तो इसका मतलब ये हमारे लो सिग्नल को पास होने दे रहा है, ठीक है। अब हम चेक करेंगे s = इन्फिनेटिव पे, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, ऊपर s कॉमन लेते हैं, तो ये क्या बन गया, 1/s - 1, नीचे भी s कॉमन लेंगे, तो ये क्या बन जाएगा, 1/s + 1, ठीक है। मैंने ऊपर नीचे क्या लिया, s कॉमन लिया, ठीक है। और ये s से s क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। अब हम s की वैल्यू इन्फिनेटिव पुट करते हैं, तो यहाँ क्या बनेगा, 1/∞ मतलब 0, और यहाँ भी 1/∞ मतलब 0, तो 0 - 1 -1, और 0 + 1 + 1, तो इससे रिजल्ट मिलेगा हमें -1, ठीक है। इसका मतलब ये 0 नहीं हुआ, तो मतलब ये सिग्नल को पास होने दे रहा है, पर क्या हो रहा है, 180 फेज शिफ्ट पे। माइनस का मतलब क्या होता है, 180 फेज शिफ्ट प्रोवाइड कर रहा है हमें, ठीक है, आउटपुट में और इनपुट में, ठीक है, पर पास होने दे रहा है। तो ये लो सिग्नल को पास होने दे रहा है और हाई सिग्नल को भी पास होने दे रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, ऑल पास सिस्टम, ऑल पास सिस्टम, ठीक है। तो हमने तीनों देख लिए। हमने देख लिया लो पास सिस्टम क्या होता है, 1/1 + s, हाई पास सिस्टम क्या होता है, s/1 + s, और ये 1 - s/1 + s क्या हो जाएगा, ऑल पास सिस्टम। तो आपसे यहाँ पे क्या पूछा है कि 1 - s/1 + s क्या है, तो हमारा क्या है, ऑल पास सिस्टम, ओके। तो इसका सी क्या होगा, राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट हमारा है कि हम कौन से कॉमनली, सामान्य तौर पे कौन से इनपुट हम यूज़ करते हैं, किसमें, कंट्रोल सिस्टम में। कंट्रोल सिस्टम में हम कौन से इनपुट जनरली यूज़ करते हैं, ठीक है। तो अभी हमने देखा था 3 तरह के इनपुट यूज़ करते हैं, स्टेप इनपुट, रैंप इनपुट और पैराबोलिक इनपुट। इम्पल्स इनपुट हम यूज़ नहीं करते, ठीक है। तो इसके लिए ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी। हम ये तीनों यूज़ करते हैं, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट हमारा है कि आप क्या दे रखा है आपको, एक क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन दे रखा है आपको, ठीक है। ये आपको दे रखा है ट्रांसफर फंक्शन, और आपको इनपुट दे रखा है, ये आपको निकालना है आउटपुट, ठीक है। ये आपको सिस्टम का ट्रांसफर फंक्शन दे रखा है, और उसका इनपुट हमें ये दे रखा है, और हमें आउटपुट निकालना है, ठीक है। तो इसको समझ लेते हैं पहले कि कैसे करते हैं। तो ये क्या होता है, ये मान लिया हमने कोई हमारा क्या है, सिस्टम है, ओके, और हमने इसमें कुछ इनपुट दिया, और हमें क्या मिलता है, आउटपुट। सिस्टम ये तो करता है, एक सिग्नल को दूसरे सिग्नल में, एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट करता है, सिस्टम का ये तो काम होता है, ठीक है। और हमें इसका ट्रांसफर फंक्शन दे रखा है, वो क्या है, 1/1 + s, ठीक है। हमें दे रखा है इसका ट्रांसफर फंक्शन 1/1 + s, ये इसका क्या है, ट्रांसफर फंक्शन है। और हमें इनपुट दे रखा है, इनपुट हमें क्या दे रखा है, sin t, ठीक है। तो हमें RT दे रखा है कितना, sin t, और हमें पूछा आउटपुट कितना होगा, ठीक है। ये हमारा क्या है, क्वेश्चन है। तो इसको करने से पहले एक आपको फंडा पता होना चाहिए। जैसे अगर कोई सिस्टम है, मैंने उसको a sin ω t क्या दिया, इनपुट दिया, ठीक है। मैंने क्या दिया, a इसका मैग्नीट्यूड है,
और ओमेगा टी इसकी क्या है, फेज है। ठीक है, मैंने इसको ए साइन ओमेगा टी इनपुट दिया, तो मुझे आउटपुट क्या मिलेगा, बी साइन ओमेगा टी प्लस 5। तो यहाँ पे देखोगे तो अब एक तो क्या होता है, इसके मैग्नीट्यूड में चेंज होता है, ए से ये क्या हो गया, बी हो गया। ठीक है, एक इसकी फेज शिफ्ट है, जैसे ओमेगा टी है ना, इसमें क्या हो गया, एक एक्स्ट्रा एंगल ऐड हो गया 5, तो इसे क्या कहते हैं, फेज शिफ्ट। तो एक ये क्या करता है, फेज शिफ्ट प्रोवाइड करता है हमको, फेज शिफ्ट। ओके, तो सिस्टम ने क्या किया, इसके मैग्नीट्यूड को चेंज कर दिया और इसकी फेज शिफ्ट को भी चेंज कर दिया। ठीक है, तो हमें इन दोनों की वैल्यू पता लग जाएगी ना, तो हम इनपुट से क्या लिख सकते हैं, आउटपुट लिख सकते हैं। ठीक है, और इन सब की वैल्यू कैसे आएगी, ये आएगी हमारी ट्रांसफर फंक्शन से। ओके, तो यहाँ पे b क्या होता है, अगर मैं b की बात करूँ तो b इक्वल टू होता है a मल्टीप्लाई बाय जो हमारा ट्रांसफर फंक्शन है ना, जैसे इसको मान लिया मैंने h, जो हमारा h है ना उसकी वैल्यू निकाल लो, h ओमेगा मान लो इसको। ठीक है, क्योंकि ये फ्रीक्वेंसी डोमेन में पढ़ते हैं हम, तो h ओमेगा की ओमेगा पे वैल्यू, जो इनपुट सिग्नल में ओमेगा की वैल्यू है ना, उसके लिए इसका मैग्नीट्यूड निकाल लो, उसको a से मल्टीप्लाई कर दो तो हमें b की वैल्यू मिल जाएगी। सेकंड बात करते हैं फाई की, तो फाई क्या होता है, तो फाई होता है एंगल निकाल लो इसका ओमेगा फ्रीक्वेंसी पे। ठीक है, वो हमारा क्या होगा, फाई होगा। ओके, अब करते हैं हमारा जो क्वेश्चन है, तो हमें दे रखा है ट्रांसफर फंक्शन ये, और आप जानते हो एस इक्वल टू क्या होता है, जे ओमेगा। तो मैं इस ट्रांसफर फंक्शन को कैसे लिख सकता हूँ, एच ओमेगा इक्वल टू 1 प्लस जे ओमेगा, इस फॉर्म में लिख सकता हूँ। अब मैं क्या करता हूँ, इसको एक तो मैग्नीट्यूड फॉर्म में लिख लेता हूँ। ठीक है, तो वो क्या होगा, 1 का तो 1 ही रहेगा। यहाँ पे क्या है, रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट, जब इसका मैग्नीट्यूड निकालते हैं तो क्या करते हैं, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर रूट। ओके, तो इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, ये तो होता है मैग्नीट्यूड किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का। अब बात करें अगर मैग्नीट्यूड वो एंगल की, तो वो क्या होगा, ऊपर तो क्या है 1 है, तो मतलब 0 एंगल हो गया, नीचे एंगल निकालेंगे तो वो क्या होगा, क्या होता है, tan इनवर्स इमेजिनरी पार्ट अपॉन रियल पार्ट। यहाँ पे इमेजिनरी पार्ट कितना ओमेगा, रियल पार्ट कितना है 1, तो नीचे क्या बन गया, tan इनवर्स ओमेगा। जब ये ऊपर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का tan इनवर्स ओमेगा। ओके, अब बात आती है ओमेगा, ओमेगा की वैल्यू क्या ले, तो ओमेगा की वैल्यू क्या करेंगे हम, जो हमें फर्स्ट स्टार्टिंग में दे रखा है इनपुट, उससे इस स्टैंडर्ड सिग्नल को कंपेयर करेंगे तो देख सकते हो आप ओमेगा की वैल्यू क्या आ गई, 1। ठीक है, तो अब वहाँ पे 1 वैल्यू पुट कर दो और इसका मैग्नीट्यूड निकालो और एंगल निकाल लो। ठीक है, तो निकालते हैं। हमने क्या किया, ओमेगा की वैल्यू 1 पुट की, तो हमारा मैग्नीट्यूड कितना आ गया, 1/√2, क्योंकि 1 + 1 क्या हो गया, 2 हो जाएगा, और इसका क्या है, रूट है, तो 1/√2 आ गई। ऐसे एंगल निकालेंगे ओमेगा इक्वल टू 1 पे, तो वो क्या जाएगा हमारा, आपको पता ही है tan इनवर्स 1 कितना होता है, 45, क्योंकि tan 45 कितना होता है, 1 होता है। ओके, तो इसका एंगल कितना आ गया, माइनस ऑलरेडी एग्जिस्ट है, तो माइनस का 45 ऐसे बोल दो इसको, या इसको कैसे लिखते हैं, -π/4। ठीक है, -45 को -π/4 के टर्म में लिख सकते हैं। पाई क्या होता है, 180, 180/4 मतलब 45। ठीक है, या तो इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर दो, वरना ऐसे कर दो, दोनों क्या एक ही बात है। तो हमने इसका मैग्नीट्यूड निकाल लिया और इसका एंगल निकाल लिया। अब कुछ नहीं करना आपको, अब हमें इसका आउटपुट चाहिए ना, तो क्या होगा, ये जो हमारा इनपुट है ना sin t, इसका मैग्नीट्यूड कितना है, 1 है, और हमने मैग्नीट्यूड कितना निकालना, 1/√2, उनको आपस में मल्टीप्लाई कर दो, हमारा तो ct कितना हो जाएगा, 1/√2 इसका मैग्नीट्यूड हो गया। ठीक है, और फेज शिफ्ट ये कितनी प्रोवाइड कर रहा है, माइनस का 45। ठीक है, तो उसको ऐड कर दो, तो 1/√2 हो गया। फिर sin t में फेज शिफ्ट कितनी प्रोवाइड कर रहा है, ये sin t माइनस π/4, तो ये हमारा ct हो गया। ओके, तो अगर हम इस सिस्टम को sin t इनपुट देंगे तो हमें आउटपुट क्या मिलेगा, 1/√2 sin t माइनस π/4, ये हमें इसके लिए आउटपुट मिलेगा। तो देख लेते हैं कौन सा आंसर सही है हमारा, तो इसका डी आंसर क्या होगा, सही होगा। ओके, तो ये था हमारा क्वेश्चन कि हमें ट्रांसफर फंक्शन दे रखा था और इनपुट दे रखा था, हमें निकालना था आउटपुट। ठीक है, तो हमने पूरा उसको कॉन्सेप्ट से समझ लिया कि कैसे करते हैं, तो हमारा डी क्या आंसर निकल के आया इसका। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट हमारा है कि राइज टाइम फॉर ए सेकंड ऑर्डर कंट्रोल सिस्टम इज गिवन बाय। आपको क्या डायरेक्ट फॉर्मूला पूछा है कि राइज टाइम का फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है, तो हम सारे जितने भी टाइम होते हैं उन सबको पढ़ लेते हैं।
तो इसके लिए हमें इसका जो रिस्पॉन्स आता है उसको ड्रॉ करना पड़ेगा, ठीक है। तो कैसे रिस्पॉन्स आता है इसका, ये क्या करता है, पहले ऐसे बढ़ता है, फिर धीरे धीरे क्या होता है, इसके डाई आउट हो जाता है, ठीक है। ऐसे तो रिस्पॉन्स आता है इसका। और इसमें हम क्या मान लेते हैं कि ये क्या है, 1 है, ओके। ये क्या है, CT, आउटपुट का क्या है, रिस्पॉन्स है, ठीक है। तो इसमें हम टाइम कैसे डिफाइन करते हैं, जब ये 0.5 वैल्यू पे पहुंचा आपने, ठीक है। एक क्या है, 1 वैल्यू पे पहुंचा, और एक क्या होता है, पीक वैल्यू पे पहुंचा, ठीक है। और इसको हम क्या बोलते हैं, MP, इसे बोलते हैं पीक ओवरशूट। इसे हम क्या बोलते हैं, पीक ओवरशूट, ओके। और जब ये 0.5 वैल्यू तक पहुंचता है तो उस टाइम को हम क्या कहते हैं, डिले टाइम, TD, ठीक है। जब इसका मैग्नीट्यूड क्या होता है, 1 तक पहुंचता है तो उसे हम क्या कहते हैं, TR, राइज टाइम। जब ये पीक वैल्यू तक पहुंचता है तो उसे हम क्या कहते हैं, पीक टाइम, ओके। जब 0.5 तक पहुंचेगा उसे हम TD कहते हैं, जब 1 तक पहुंचेगा उसे TR कहते हैं, और जब पीक तक पहुंचेगा उसे क्या कहते हैं, TP कहते हैं। और चौथा टाइम क्या होता है, जब ये सेटल हो गया, ठीक है, तो उसे हम क्या कहते हैं, सेटलिंग टाइम, TS, ओके। और TS किस पे डिपेंड करता है, इसकी वैल्यू पे, कि 98% पे सेटल मान रहे हैं इसको, या 95 पे मान रहे हैं। अगर 98% तक वैल्यू पहुंच रही है इसकी, इसका मतलब है इसको हम बोलते हैं 2% टॉलरेंस बैंड, ठीक है। और अगर 95 तक पहुंच रही है तो उसे क्या कहते हैं, 5% टॉलरेंस बैंड, ओके। कि हमने 95 पे पहुंचते ही मान लिया कि हमारा सिग्नल क्या है, लास्ट स्टेट पे आ गया, ठीक है। और 2% में क्या होता है, 98% तक हमारा सिग्नल पहुंच गया, तब मानते हैं कि हमारा सिग्नल क्या हो गया, कि लास्ट स्टेट पे आ गया, ठीक है, स्टेडी स्टेट पे आ गया। तो इसमें अगर बात करें तो हमारा TS कितना होता है, 40 होता है। और अगर इसमें बात करें तो TS हमारा क्या होता है, 3T होता है, ठीक है। तो इतने सारे पैरामीटर होते हैं इसके, TD, TR, TP, TS और MP। अब इनकी एक एक करके बात कर लेते हैं कि TD का फॉर्मूला क्या होता है, TR का फॉर्मूला क्या होता है, TP का क्या होता है, TS का क्या होता है। ये आपसे एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाता है या इस पर छोटा सा न्यूमेरिकल बन जाता है, ओके। तो पहले बात करते हैं TD की, TD जिसे हम क्या कहते हैं, डिले टाइम, ओके। उसका फॉर्मूला क्या होता है, 1 + 0.7 जीटा ओपन ओमेगा एन, जहाँ पे ओमेगा एन क्या होती है, नेचुरल फ्रीक्वेंसी, जीटा हो जाता है हमारा डैम्पिंग फैक्टर, ओके। तो इसका ये फॉर्मूला होता है डिले टाइम का। तो फिर बात करते हैं राइज टाइम की, राइज टाइम, इसकी बात करें तो ये क्या होता है, पाई माइनस थीटा अपॉन ओमेगा डी, ठीक है। TR का फॉर्मूला होता है पाई माइनस थीटा अपॉन ओमेगा डी, जहाँ पे थीटा क्या होता है, tan इनवर्स 1 माइनस जीटा स्क्वायर का रूट अपॉन जीटा, ठीक है। इससे हम थीटा की वैल्यू निकालते हैं। और ओमेगा टी क्या होता है, हमारा डैम्प्ड फ्रीक्वेंसी होती है, जिसकी वैल्यू क्या होती है, ओमेगा टी इक्वल टू ओमेगा एन 1 माइनस जीटा स्क्वायर का रूट, ठीक है। तो ओमेगा टी का फॉर्मूला क्या होता है, ओमेगा एन इंटू 1 माइनस जीटा स्क्वायर का स्क्वायर रूट। तो ये हो गया हमारा डिले टाइम, राइज टाइम। फिर पढ़ते हैं हम पीक टाइम, पीक टाइम जिसे हम रिप्रेजेंट करते हैं TP से। तो ये क्या होता है, ये होता है n पाई अपॉन ओमेगा टी, ओके। अब बात करें n की वैल्यू किस पे डिपेंड करेगी, ठीक है। जो ये ऊपर पीक आ रहा है ना, ये वाला, ये वाला, ये वाला, इन्हें हम क्या कहते हैं, ओवरशूट कहते हैं, ठीक है, ओवरशूट। इनके लिए n की वैल्यू बात करें तो, इस वाले के लिए बात करें तो n की वैल्यू कितनी होगी, 1 होगी। इसके लिए बात करें तो 3 होगी। इसके लिए क्या होगी, 5 होगी। ये 1 3 5 क्यों हो रही है, क्योंकि पहला पिक ऊपर आ रहा है, दूसरा क्या नीचे आ रहा है, तो नीचे वाला सेकंड होगा, ये क्या होगा, थर्ड होगा, फिर नीचे वाला 4, ऊपर वाला 5, ठीक है। तो आपसे पूछे ओवरशूट निकालना आपको, फर्स्ट ओवरशूट, सेकंड ओवरशूट। फर्स्ट के लिए n की वैल्यू 1 होगी, थर्ड के लिए क्या होगी 3, सेकंड के लिए 3 होगी, और थर्ड के लिए क्या होगी, n की वैल्यू 5 होगी। और ये जो नीचे वाले होते हैं ना, इन्हें हम बोलते हैं अंडरशूट, अंडरशूट। इनके लिए n की वैल्यू क्या होती है, 2 4 6 ऐसे चली जाती है, ओके। तो अगर आपको फर्स्ट अंडरशूट निकालना हो तो n की वैल्यू आप क्या लोगे, 2 लोगे। सेकंड निकालना है तो 4 लोगे। थर्ड निकालना है तो क्या लोगे, 6 लोगे, ठीक है। तो यहाँ पे n की वैल्यू, ओवरशूट की बात कर रहे हैं हम, ठीक है, तब तो क्या होगी 1 3 5,
ओके, अगर अंडरशूट की बात करें तो क्या होगी 2 4 6। अगर आपको क्वेश्चन मेंशन नहीं है तो आप हमेशा 1 वैल्यू लोगे, मतलब फर्स्ट ओवरशूट की वैल्यू निकालोगे, ठीक है, उसके लिए पीक टाइम निकालोगे। वरना आपको मेंशन कर रखा होगा कि आपको सेकंड ओवरशूट की वैल्यू निकालनी है या सेकंड अंडरशूट की वैल्यू निकालनी है। ओके, तो ये हो गया हमारा पीक टाइम। इसके बाद क्या था हमारा सेटलिंग टाइम, TS सेटलिंग टाइम। तो अभी हमने देखा था 2% के लिए क्या होती है इसकी वैल्यू 4t, और 5% के लिए क्या होती है इसकी वैल्यू 3t, जहाँ पे t क्या होता है 1/जीटा ओमेगा n। ठीक है, तो ये आपको 4 फॉर्मूले याद रखने हैं, TS, TP, TR और TD। ओके, अब क्वेश्चन में देखो आपसे क्या पूछा है। क्वेश्चन में आपसे पूछा है राइज टाइम मतलब TR की वैल्यू पूछी है, तो वो क्या होती है पाई माइनस थीटा अपन ओमेगा डी। इसका क्या हुआ, डी इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आपको क्या है, आपको एक प्लांट का क्या दे रखा है, ट्रांसफर फंक्शन दे रखा है, ठीक है, और हमारा क्या स्टेप इनपुट है। ओके, क्या है स्टेप इनपुट है, और आपको क्या करना है 2% दे रखा है कि सेटल हो जाता है, मतलब 2% टॉलरेंस बैंड दे रखा है आपको। ओके, तो आपको क्या निकालना है इसके लिए, सेटलिंग टाइम निकालना है। ठीक है, अभी हमने पढ़ा था सेटलिंग टाइम, तो अब आपको TS इक्वल टू क्या निकालना है 4t, क्योंकि यहाँ पे दे रखा है मेंशन कर रखा है 2%। अगर आपको मेंशन नहीं कर रखा हो तब भी आप 2% लोगे, अगर 5% दे रखा होगा ना तभी आप 3t निकालोगे, वरना हमेशा 4t निकालते हैं। पर यहाँ पे आपको मेंशन कर रखा है कि 2% में ये क्या कर रहा है, रिस्पॉन्स सेटल हो रहा है। ठीक है, आउटपुट मतलब सेटल हो रहा है, मतलब स्टेडी स्टेट एरर आ गई, इसमें कंडीशन आ चुकी है। ओके, तो इसके लिए मैंने देखा था कि TS क्या होता है 4t। अब बात आती है टी किस पे डिपेंड करता है, जीटा और ओमेगा इनको। अब उनकी वैल्यू हमें चाहिए, तो उनकी वैल्यू कैसे निकलती है। ओके, जो ये नीचे इक्वेशन बन रही है ना, इसको लिख लो, क्या बन रही है s² प्लस 0.2s प्लस 1, ये तो बन रही है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसको स्टैंडर्ड जो इक्वेशन होती है ना उससे कंपेयर करते हैं। स्टैंडर्ड इक्वेशन हमारी क्या होती है, s² प्लस 2 जीटा ओमेगा एन एस प्लस ओमेगा एन स्क्वायर, यही तो होती है। इससे हम क्या करेंगे, ये दी हुई इक्वेशन है ना इसको कंपेयर करेंगे। ठीक है, अगर हम कंपेयर करें तो ओमेगा एन स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई 1, ओमेगा एन स्क्वायर इक्वल टू 1, तो ओमेगा एन कितना आ गया हमारा 1। ओके, सेकंड हम कंपेयर करें इस वाले टर्म को, तो 2 जीटा ओमेगा एन क्या हो गया 0.2, तो 2 जीटा ओमेगा एन कितना हो गया 0.2, तो यहाँ से हमारा जीटा ओमेगा एन कितना आ गया 0.1। तो हमें जीटा ओमेगा एन की वैल्यू पता लग गई, तो हम सेटलिंग टाइम निकाल सकते हैं। तो वो फॉर्मूला हमारा क्या था 4t। ठीक है, और 4 और ये क्या होता है 1/जीटा ओमेगा एन, और जिसकी वैल्यू क्या है 0.1, तो ये हमारा क्या निकल के आएगा 40 सेकेंड। ओके, तो इस सिस्टम के लिए हमारे TS की वैल्यू कितनी आ गई 40 सेकेंड, तो बी इज़ द राइट आंसर। ओके, तो हमने क्या किया, कुछ नहीं किया, हमने जो हमें दे रखी है इक्वेशन उसको हम स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर किया, यहाँ से हमें जीटा और ओमेगा एन की वैल्यू पता लग गई, और जीटा और ओमेगा एन की वैल्यू पता लग गई तो हमें पता है सेटलिंग टाइम होता है 2% टॉलरेंस बैंड के लिए 40, और टी क्या होता है 1/जीटा ओमेगा एन, इसकी वैल्यू पता लग गई तो 4/0.1 40 सेकेंड। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट हमारा है सेकंड ऑर्डर में सिस्टम दे रखा है। ठीक है, उसका ट्रांसफर फंक्शन क्या है, ये है 16/s² प्लस 4s प्लस 16। ओके, तो आपको पूछा है कि फर्स्ट ओवरशूट किस टाइम पे आएगा। ठीक है, तो हमने पढ़ा था ओवरशूट फर्स्ट TP, हमें क्या निकालना है पीक टाइम, वो क्या होता है n/ओमेगा d, यही तो होता है। और यहाँ पे क्या पूछा है फर्स्ट ओवरशूट, फर्स्ट ओवरशूट का मतलब n की वैल्यू क्या पुट करेंगे 1, सेकंड पूछते तो 3 पुट करते, थर्ड पूछते तो 5 पुट करते, अगर पूछते फर्स्ट अंडरशूट तो हम n की वैल्यू क्या पुट करते 2 पुट करते, सेकंड अंडरशूट के लिए 4 पुट करते, थर्ड अंडरशूट के लिए 6 पुट करते। ठीक है, तो यहाँ पे n की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, तो हमें पाई/ओमेगा d की वैल्यू पता लगानी है, और ओमेगा d क्या होता है ओमेगा n इंटू 1 माइनस जीटा स्क्वायर, मतलब हमें जीटा की वैल्यू चाहिए और ओमेगा एन की वैल्यू चाहिए। जब हमें ये दो वैल्यू पता लग जाएगी तो हम इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे और टीपी की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, तो वही फंडा कि इस इक्वेशन को हम स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करेंगे, तो इक्वेशन क्या है s² प्लस 4s प्लस 16,
एस स्क्वायर प्लस 4s प्लस 16। अब इसको स्टैंडर्ड हमारी इक्वेशन है कौन क्या होती है, एस स्क्वायर प्लस 2 जीटा ओमेगा एन एस प्लस ओमेगा एन इक्वल टू 0। ठीक है, इससे क्या करेंगे, कंपेयर कर देंगे। तो आप देख सकते हो ओमेगा एन स्क्वायर कितना आएगा 16, तो यहाँ से ओमेगा एन की वैल्यू कितनी आ गई 4। ओके, ओमेगा एन हमें पता लग गया। अब निकालते हैं जीटा, तो 2 जीटा ओमेगा एन क्या होगा 4 होगा, तो 2 जीटा ओमेगा एन की वैल्यू आ गई 4। तो यहाँ से बात करें जीटा ओमेगा एन की वैल्यू वो 2 आ गई और ओमेगा एन कितना है 4 है, तो यहाँ से जीटा की वैल्यू क्या आ गई 2/4, मतलब जीटा की वैल्यू आ गई आपकी 1/2। ओके, क्योंकि ओमेगा मैंने पहले से कैलकुलेट कर लिया, हमने कितना आया था 4, तो 4 यहाँ पुट करेंगे तो 2/4 मतलब 1/2। जीटा आ गया हमारा 1/2, ओमेगा एन आ गया हमारा 4। अब हमें कुछ नहीं करना, हमें फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी है। हमारा फॉर्मूला क्या है, हमें निकालना है फर्स्ट ओवरशूट के लिए, तो एन की वैल्यू तो कितनी होगी 1 हो गई, तो पाई अपॉन ओमेगा डी, तो इस फॉर्मूले में पुट कर दो। तो टी पी इक्वल टू क्या बन गया हमारा पाई, और ओमेगा डी क्या होता है ओमेगा एन, ओके, इंटू 1 माइनस जीटा स्क्वायर। और इन दोनों की वैल्यू में पता है ओमेगा एन की वैल्यू कितनी निकाली थी 4, और जीटा स्क्वायर क्या निकाली थी 1/2, इसका क्या होगा स्क्वायर। ठीक है, तो 1/2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1/4, और 1 में से 1/4 घटाएंगे तो क्या बचेगा 3/4। ओके, तो ये क्या बचेगा पाई 4, ये बचेगा हमारे 3/4। ओके, और 4 का जो स्क्वायर रूट होता है वो क्या है 2, तो इससे क्या होगा 2 बार आएगा, और 2 को जब 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा 2। तो लास्ट में हमारा आंसर आ गया टी पी इक्वल टू पाई 2√3 सेकेंड। ओके, तो मैच कर लो आंसर, तो सी इज़ द राइट आंसर। ओके, तो हमने पीक टाइम निकाल लिया फर्स्ट ओवरशूट के लिए, वो क्या है पाई अपॉन 2/√3। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि हमें क्या दे रखा है स्टेप रिस्पॉन्स दे रखा है। ठीक है, और हमें पूछा है कि इसका ट्रांसफर फंक्शन क्या होगा। ये हमारा क्या है स्टेप रिस्पॉन्स, और हमें पूछा है ट्रांसफर फंक्शन। तो हमें पता है कि ट्रांसफर फंक्शन क्या होता है, जब हम इम्पल्स रिस्पॉन्स का लाप्लास लेते हैं तो हमें क्या मिलता है ट्रांसफर फंक्शन मिलता है। पर हमें यहाँ पे याद रखा है स्टेप रिस्पॉन्स दे रखा है, तो इससे पहले हम क्या करेंगे इम्पल्स रिस्पॉन्स कैलकुलेट करेंगे। तो हमें दे रखा है स्टेप रिस्पॉन्स क्या दे रखा है 1 माइनस ई की पावर माइनस 2t। ओके, तो हमें इससे निकालना है ट्रांसफर फंक्शन। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे इम्पल्स रिस्पॉन्स निकालेंगे, इम्पल्स रिस्पॉन्स वो हमारा क्या आता है, इसका हम डिफ्रेंशिएशन कर देंगे, तो d/dt, और स्टेप रिस्पॉन्स का डिफ्रेंशिएशन कर दो। ओके, तो d/dt ये क्या होगा 1 माइनस ई की पावर माइनस 2t, इसका हमें क्या करना है डिफ्रेंशिएशन करना है। तो आपको पता ही है 1 क्या है कांस्टेंट है, उसका डिफ्रेंशिएशन क्या होता है 0। ओके, अगर इसकी डिफ्रेंशिएशन की बात करें तो ई की पावर माइनस 2t हो जाएगा, और माइनस 2t का क्या होगा -2 होगा, और -2 और प्लस माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो इसका आएगा प्लस का 2 ई की पावर माइनस 2t। ठीक है, ये आ गया हमारा इम्पल्स रिस्पॉन्स। अब हमें क्या चाहिए ट्रांसफर फंक्शन चाहिए। तो हमारा ट्रांसफर फंक्शन क्या होता है लाप्लास ऑफ इम्पल्स रिस्पॉन्स। ओके, तो लाप्लास लेना है इम्पल्स रिस्पॉन्स का, और इम्पल्स रिस्पॉन्स हमने कैलकुलेट कर लिया, वो क्या आया 2 × ई की पावर -2, तो इसको यहाँ पुट कर दो 2 ई की पावर -2। ओके, इसका लाप्लास क्या होगा 2/s+2, तो ये हमारा आ गया ट्रांसफर फंक्शन। ओके, तो क्या आ गया 2/s+2, तो बी इज़ द राइट आंसर। ओके, हमें दे रखा था स्टेप रिस्पॉन्स, हमें पता है कि हमें किसी का ट्रांसफर फंक्शन निकालना होता है तो वो क्या होता है इम्पल्स रिस्पॉन्स के लाप्लास के इक्वल होता है। तो हमने स्टेप रिस्पॉन्स से क्या निकाल लिया इम्पल्स रिस्पॉन्स निकाल लिया, फिर उसका लाप्लास लिया, तो हमें क्या मिल गया ट्रांसफर फंक्शन। ओके, तो आज की क्लास में इतना ही।